तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट चल रहा है क्या, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है हमारा क्या, एमिनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लें। एमिनो अम्ल, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक एमिनो ग्रुप है, मतलब क्षारीय समूह, और एक अम्ल समूह है, इसलिए नाम पड़ गया एमिनो अम्ल। मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप तथा एमिनो ग्रुप मतलब बेसिक ग्रुप NH2 दोनों पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। इस तरह से एक एमिनो अम्ल का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो एक जो कार्बन है जिससे पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, उस कार्बन से एक COOH जुड़ा है और एक क्या जुड़ा होता है, NH2 सम। तो इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को बोला गया है एमिनो अम्ल। ये पार्श्व श्रृंखला है, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है। एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, जैसे NH2 CH2 COOH, एलेनिन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अल्फा कार्बन से CH3 जुड़ा है, बाकी उसमें एक NH2 एक COOH, इस तरह से। फिर हम आते हैं अमीनो अम्ल का वर्गीकरण। तो अमीनो अम्ल को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, इस तरह से। पहला जो आधार है वो है NH2 तथा COOH समूहों की संख्या के आधार पर, कि मतलब जो पूरा एक अणु है अमीनो अम्ल का, उसमें कितने NH2 और कितने COOH समूह हैं, इनकी संख्या के आधार पर एमिनो अम्ल को बांटा गया है। पहला ये है, तो जैसे अम्लीय एमिनो अम्ल, मतलब इनमें जो NH2 समूह कम होंगे और COOH ज्यादा होंगे। समझ गए ना। एमिनो अम्ल अगर अम्लीय है, अम्लीय इसलिए बोला गया है बच्चों क्योंकि ऐसे एमिनो अम्ल में COOH तो ज्यादा दिखाई देंगे आपको, समझ गए ना, और NH2 कम होंगे। जैसे ये है एक ग्लूटामिक एसिड। ओके, तो ग्लूटामिक एसिड में इस तरह से दो तो COOH है और एक NH2 है। ऐसे ही एस्पार्टिक एसिड, तो आप देख रहे हैं दो COOH और एक NH2 है। तो एक NH2 और एक COOH तो न्यूट्रल हो गए, तो बच जाता है एक एसिडिक ग्रुप। इसलिए इस एमिनो अम्ल में एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और ये नेम की पहचान है कि इनमें ज्यादातर एसिड लगा होता है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इस तरह से, है ना। क्षारीय अमीनो अम्ल, मतलब इनमें NH2 ज्यादा और COOH कम हो। जैसे लाइसीन, तो NH2 दो है और COOH एक है, तो एक NH2 और एक COOH, ये तो हो गए क्या, न्यूट्रल। तो बच गया क्या, क्षारीय समूह NH2, इसलिए इनको बोला गया है क्षारीय एमिनो अम्ल, लाइसीन। उदासीन एमिनो अम्ल, मतलब जितने NH2 उतने COOH, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो ऐसे एमिनो अम्ल उभयधर्मी होते हैं, और इस तरह से इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसीन। ओके, तो ये किस बेस पर आपने इनका क्लासिफिकेशन देखा, जो कि NH2 समूह और COOH समूहों की संख्या के आधार पर। इनमें क्वेश्चन आता रहता है, पहचान इनमें से कौन सा है एमिनो अम्ल अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा उदासीन है, तो आपको ये याद करना है। फिर संश्लेषण के आधार पर भी दो प्रकार से बांटा गया है एमिनो अम्लों को। मतलब प्रोटीन जब संश्लेषण होता है तो टोटल मिला के 20 एमिनो एसिड आवश्यक होते हैं। मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए 20 एमिनो अम्ल लगते हैं। तो इन्हीं 20 एमिनो अम्लों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक होते हैं अनिवार्य एमिनो अम्ल, एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और एक है, ठीक है, गौण या नॉन इसेंशियल। तो देखो, ये अनिवार्य एमिनो अम्ल का मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी में नहीं बनते। मतलब इस प्रकार के एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते। इनको बाहर से डाइट के थ्रू लिया जाता है, भोजन के थ्रू लिया जाता है, और इनकी कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर रोग होता है। और ये जो है 10 एमिनो अम्ल हैं इस तरह से, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, मैथ्योनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलानिन।
आप समझ गए ना। तो इस तरह से ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन ये जो है, और अब इनको रहता है कि याद कैसे करें। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है टीटी हॉल में VIP। टीटी मतलब ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, ठीक है। और H मतलब हिस्टेडीन, A मतलब आर्जिनिन, L मतलब लाइसिन, एक और L मतलब ल्यूसीन, M मतलब मिथियोनिन, V मतलब वैलिन, I मतलब आइसोल्यूसिन और P मतलब फिनाइल एलानिन। इनके स्ट्रक्चर्स आपको बुक में मिल जाएंगे। पूछ लिए जाते हैं कौन से एरोमेटिक एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक, तो ट्रिप्टोफैन में आपको रिंग दिखेगी, फिनाइल एलानिन में दिखेगी। तो इस तरह से आपको याद करना है। फिर है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये वो एमिनो एसिड है जो हमें हमारी बॉडी आवश्यकता अनुसार बना लेती है, संश्लेषित कर लेती है। इन्हें डाइट के थ्रू लेना आवश्यक नहीं होता। बात समझ गए ना कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हैं ये मानव शरीर में या जीव के शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं। इन्हें बाहर से डाइट के थ्रू लेना आवश्यक नहीं होता, इसलिए नॉन एसेंशियल बोले गए हैं। और ये है सिस्टीन, एलानिन, टायरोसिन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, प्रोलीन, सेरीन और ग्लाइसिन। तो इस तरह से आपको ये, तो आप इतने 10 याद कर लें, बाकी इनको छोड़कर जो बचे वो नॉन एसेंशियल में आ जाते हैं। ओके, अब हम गुणों में आ जाते हैं। देखो भौतिक गुणों का देखें तो एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं बच्चों, क्योंकि एमिनो अम्ल पोलर होते हैं ज्योटर आयन बना लेने के कारण, और यही रीजन है कि ये जो है क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और ठोस होते हैं। स्वाद में मीठे होते हैं, उच्च ताप पर विघटित हो जाते हैं, मतलब ये स्वाद में मीठे होते हैं, ज्यादा हीट करोगे तो खराब हो जाते हैं। जल में विलेय है क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल है, अभी हम आगे देखेंगे ज्योटर आयन के बारे में। ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी एमिनो अम्ल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कारण क्या है बच्चों कि ग्लाइसिन में केवल यहां जो R है वहां H है, तो उसमें अकायरल कार्बन नहीं होता। लेकिन बाकी अमीनो अम्ल में अल्फा कार्बन में आप देखोगे कि एक NH2, एक COOH और एक हाइड्रोजन और एक साइड चेन जुड़ी होती है। चारों ग्रुप अलग अलग हो जाने के कारण ये सिमेट्रिक कार्बन हो जाता है और सभी एमिनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और इनका एल रूप एमिनो एसिड में जो प्रोटीन संश्लेषण में आप कोई भी अमीनो अम्ल अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो हमेशा उसका एल रूप पार्टिसिपेट करता है। अभी मैं बताऊंगा आपको डी और एल नामकरण इनका। ओके, फिर हम आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन दिख रहा है ये वाला, चारों ग्रुप, चार अलग अलग वैलेंसी जो है चार अलग अलग ग्रुप से सैचुरेट दिख रही है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। और इसी कार्बन के कारण ही एमिनो एसिड्स जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। फिर आता है ज्वेटर आयन, उभयनिष्ठ आयन, डाइपोलर आयन, द्विध्रुवीय आयन। एक्चुअली क्या है बच्चों, इसमें देखो आप कि एमिनो अम्ल में एक COOH ग्रुप है, ये है क्या, एसिडिक ग्रुप, अम्लीय ग्रुप है ना। और ये क्या है बच्चों, बेसिक ग्रुप। तो इनमें आपस में ही क्या हो जाती है, एक इंटरनल इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण, अंतर अणु उदासीनीकरण, जिसमें COOH का प्रोटॉन निकल के और NH2 के बेसिक ग्रुप से जुड़ जाता है। तो एमिनो अम्ल में अम्लीय एवं क्षारीय दोनों समूह होने के कारण इनमें परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बनाते हैं, जिसे बोला गया है ज्वेटर आयन। ये एक डाइपोलर आयन है, इसमें प्रोटॉन यहां से COOH से उठा और NH2 में जुड़ गया, तो ये बन गया NH3+ और ये COO-। तो ये एक डाइपोलर आयन बन गया जिसे हम बोलते हैं ज्वेटर आयन। ये ऐसा आयन है बच्चों जो प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन निकाल भी सकता है। मतलब यहां से एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो NH2 हो जाएगा, एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा तो COOH हो जाएगा। इसीलिए इसे बोला गया है उभयधर्मी, उभयनिष्ठ आयन। ज्वेटर आयन उभयधर्मी होता है, अर्थात अम्लीय एवं क्षारीय गुण दर्शाता है। देखो कैसे, अगर अम्लीय माध्यम रख दिया आपने, लो pH, प्रोटॉन है वहां पर, क्या है, लो pH का मतलब है कि उसमें H+ है, तो ये H+ COO- से जुड़ जाएंगे और पूरा एमिनो एसिड जो है धनावेशित आयन में बदल जाएगा। क्षारीय माध्यम कर दिया मतलब OH का मीडियम है, तो यहां से प्रोटॉन निकल जाएगा, H3N जहां लिखा हुआ है, और इस तरह से एक ऋणावेशित आयन बन जाएगा।
और आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग पीएच में अमीनो अम्ल का चार्ज बदल रहा है। लो पीएच में ये धनावेशित है, हाई पीएच में ये ऋणावेशित है। और इन्हीं आवेश के बेस पर अमीनो एसिड्स को अलग भी किया जा सकता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब अमीनो एसिड को पृथक करने की विधि है विद्युत कण संचलन। अब अगला टर्म आता है समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है बच्चों? अभी आपने देखा यहां पे कि जब लो पीएच था, अम्लीय माध्यम था, तो ये धनावेशित है अमीनो अम्ल, और जब हाई पीएच है तो ऋणावेशित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पीएच के बीच में एक ऐसा पीएच मान जरूर होगा जहां पर ये ज्वेटर आयन के रूप में मिलता है। मींस इसका ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करता है, उसको बोला गया है समविभव बिंदु। वह पीएच मान जिस पर एमिनो अम्ल का ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करता है समविभव बिंदु कहलाता है। इस पीएच मान पर यह किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता, क्योंकि ये डाइपोलर आयन है और कुल आवेश 0 होता है। बात क्लियर है कि जब ये समविभव बिंदु पर होता है एमिनो अम्ल अपने किसी फिक्स पीएच पर, तो उस समय ये ज्वेटर आयन में होगा, मतलब इसमें प्लस भी होगा और माइनस। अब ऐसे में जब दोनों चार्ज है तो नेट चार्ज 0 हो गया, और ऐसे में जो एमिनो अम्ल है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करेगा। तो इस तरह से पीएच के विभिन्न मानों के आधार पर या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के विभिन्न मानों के आधार पर एमिनो अम्लों की पहचान की जा सकती है, उनको सेपरेट किया जा सकता है। अब आता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालें। तो देखो, यदि उदासीन अमीनो अम्ल हो तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु, ये जो है निकालने का ये फॉर्मूला है समविभव बिंदु, ठीक है। और ये होता है pKa COOH प्लस pKa NH3 प्लस, क्योंकि ये भी एसिडिक ग्रुप हो जाता है NH3 प्लस, प्रोटॉन निकाल सकता है। तो दोनों के pKa जोड़ के 2 से डिवाइड कर लें। यदि अमीनो अम्ल अम्लीय है तो केवल एसिड जो ग्रुप है उनके pKa लेके आप उसको डिवाइड करें 2 से, और क्षारीय अमीनो अम्ल हैं तो दोनों NH3 ग्रुप के pKa लेके और फिर ये निकालोगे उनका समविभव बिंदु। फिर से समझ लें, अगर उदासीन अमीनो अम्ल है तो Pi निकालने का फॉर्मूला है COOH का pKa और NH3 का pKa को 2 से डिवाइड करें। अम्लीय अमीनो अम्ल है तो केवल अम्लीय समूहों के pKa लेना है और डिवाइड करना है 2 से। क्षारीय है तो केवल NH3 के लेना है और फिर डिवाइड करना है 2 से। देखो कैसे, जैसे यहां पर COOH का pKa दे रखा है और NH3 का दे रखा है, उदासीन है, दोनों ग्रुप बराबर है। आपने निकाल लिया 2.34 प्लस 9.69/2 तो 6.02। ये इस अमीनो अम्ल का, एलेनीन का क्या है बच्चों? Pi। अब यहां देखो 2 COOH दे रखे हैं और एक NH3 है, तो इसका pK 2.19 है, इसका 9.67 है, तो pK आया 4.26। तो ये अमीनो अम्ल है, केवल हमने COOH के लिए है, समझ गए ना। इस तरह से 2.19 और सॉरी मैं गलत बोल गया, COOH का है 2.19, एक NH3 का दिया है 9.67 और एक COOH का दे रखा है 4.26। तो हमें दो की मतलब केवल COOH का एवरेज लेना है, तो हमने ले लिया 2.19 प्लस 4.26/2 तो 3.22। और अब यहां देखो 2 NH3 ग्रुप है और एक COOH है, तो हम इसे बोलेंगे क्षारीय एमिनो अम्ल। तो हम केवल NH2 समूहों के डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे, तो 10.79 और 8.94/2 तो 9.87। तो इस तरह Pi के मान को देख के अच्छे से देखो आप कि अगर अमीनो अम्ल अम्लीय है तो उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 2 से लेकर 3 तक ही आएगा, 2 से 3 के बीच में। क्षारीय अमीनो अम्ल है तो 9 से 11 तक आ रहा है, और उदासीन अम्ल है तो 5 से 7 के बीच में आ रहा है। बात क्लियर है। तो इस तरह से जो है अम्लीय का 2 से 4, बल्कि ऐसा लिख दूंगा, है ना, यहां तक करीब। तो इस तरह से भी पहचान सकते हैं कि अगर किसी अमीनो अम्ल का हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखा है, वो 4 से नीचे दे रखा है, तो आप कहेंगे कि ये एसिडिक नेचर का है। अगर वो 8 से ऊपर दे रखा है, 9 से 11 के बीच में, तो आप कहेंगे बेसिक है। और 5 से 7 के आसपास का है तो आप कहेंगे ये क्या है? न्यूट्रल है।
बात क्लियर है? तो इस तरह से आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट सम विभव बिंदु के आधार पर अमीनो अम्लों की पहचान हो जाती है। जैसे देखो एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आप देख रहे हैं 2 से लेकर 4 के बीच में ही है। ग्लाइसिन 5.97 और लाइसिन 9.74। तो ये लाइसिन बेसिक हो गया, क्षारीय। ये 5 से 7 के बीच में आ रहा है, उदासीन हो गया ग्लाइसिन। एसिड देखो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, इनके 5 से नीचे जा रहे हैं, 4 से नीचे, तो ये है अम्लीय एमिनो अम्ल। तो ये है इनके समविभव बिंदु। यहां तक अच्छी तरह समझ गए। अब हम आते हैं पेप्टाइड्स। देखो बच्चों, पेप्टाइड एक्चुअली एमिनो अम्ल को ही बोला जाता है, समझ गए ना? तो पेप्टाइड होती क्या है? पहले तो डेफिनेशन की, एमिनो अम्ल के संघनन से बना अणु पेप्टाइड कहलाता है। मतलब यह है कि जो एमिनो अम्ल जब वो आपस में जुड़ जाते हैं, संघनन क्रिया करते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में एक एमिनो अम्ल का NH2 और दूसरे एमिनो अम्ल का COOH, ये कंडेंस्ड होते हैं और इस प्रोसेस में एक अणु H2O निकल जाता है, इसलिए इसको बोला गया है संघनन। और जो बॉन्ड बच्चा वो है CONH, जिसे बोला गया है पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एमिनो अम्ल आपस में जुड़े होते हैं और बना हुआ रिजल्टेंट कंपाउंड है पेप्टाइड। तो देखो यही लिखा हुआ है कि एमिनो अम्ल के संघनन से बना अणु पेप्टाइड कहलाता है। इस संघनन प्रक्रम में एक एमिनो अम्ल का COOH और दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 परस्पर संघनित होता है और बनता है CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ पर ये एक एमिनो अम्ल है, इसका COOH का OH, और ये दूसरा एमिनो अम्ल है, उसका H मिलकर H2O निकाल दिया। तो ये दोनों एमिनो अम्ल के बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला सिरा कहलाता है N सिरा और ये कहलाता है, जहां COOH है उसे बोलते हैं C सिरा। C हमेशा राइट में होता है, N हमेशा लेफ्ट में होता है। और इस तरह से जब ये जुड़ते हैं तो इसका जो एक एमिनो एसिड लेफ्ट में है उसका C सिरा और जो राइट में है उसका N सिरा आपस में बॉन्ड बनाते जाते हैं। इस तरह से ये पूरे मॉलिक्यूल को बोलेंगे पेप्टाइड, और ये जो बॉन्ड बना CONH है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड के अब प्रकार देखो बच्चों, डाइपेप्टाइड मतलब 2 एमिनो अम्ल का पेप्टाइड होगा। ओलिगोपेप्टाइड 3 से लेकर 10 एमिनो अम्ल से बना होता है। पॉलीपेप्टाइड 10 से अधिक एमिनो एसिड से बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड ही एक्चुअली क्या है बच्चों? प्रोटीन होते हैं। तो इस तरह से एक टर्मिनल में पेप्टाइड चाहे कितना भी बड़ा हो, समझ गए ना, उसमें एक तरफ N टर्मिनल होगा और एक तरफ क्या बच्चों? C टर्मिनल। इस तरह से N1 है तो एमिनो एसिड 2 होंगे और डाइपेप्टाइड बनेगा। N की वैल्यू 2 से लेकर 9 तक है तो एमिनो एसिड 3 से लेकर 10 तक होंगे, ओलिगोपेप्टाइड कहलाएगा। और N की वैल्यू जब 9 से ज्यादा है, N के जो एमिनो एसिड्स हैं वो 10 से ज्यादा हैं, समझ गए ना? तो इस तरह से वो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। तो इतना ही हमें इनका ध्यान रखना है पेप्टाइड के बारे में। फिर आता है इनका नेम कैसे किया जाता है बच्चों? तो पॉलीपेप्टाइड को N टर्मिनल के एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है, सॉरी C टर्मिनल, मतलब पॉलीपेप्टाइड को जो C टर्मिनल में एमिनो एसिड है उसका व्युत्पन्न माना जाता है, मतलब उसी का सब्स्टिट्यूएंट। अतः C टर्मिनल के एमिनो अम्ल को छोड़कर शेष एमिनो अम्ल के INE को YL से प्रतिस्थापित करके क्रम से C टर्मिनल की ओर लिखते हैं। प्रतिस्थापित क्रम में से, ठीक है, टर्मिनल की ओर लिखते हैं। देखो कैसे, जैसे यहां पर देखो ये है C टर्मिनल और ये है N टर्मिनल। तो यहां से इतना पार्ट देखो आप, ग्लाइसिन जुड़ा है, इतना पार्ट देखो आप यहां तक का तो एलेनिन जुड़ा है, और यहां चले जाए तो सेरीन जुड़ा है। तो C, वो कह रहा है C टर्मिनल के एसिड के नाम में चेंज ना करें, बाकी जो N टर्मिनल की तरफ है उन सारे अमीनो एसिड का INE हटा के और YL लगाते जाए। तो देखो ग्लाइसिन का हो गया ग्लाइसाइड, एलेनिन का हो गया एलेनाइल, और पूरा सेरीन का सेरीन लिखा जाएगा। तो इस जो है डाइपेप्टाइड, जो ट्राइपेप्टाइड है, उसका नाम हो गया ग्लाइसिल एलेनाइल सेरीन। मतलब केवल C टर्मिनल का अमीनो एसिड छोड़ना है, बाकी अमीनो एसिड का INE हटा के और YL लगाते जाते हैं, और इस तरह से बन गया ग्लाइसिल एलेनाइल सेरीन। ओके, फिर हम आते हैं प्रोटीन। तो एमिनो एसिड समझ गए, पेप्टाइड समझ गए, अब हम आते हैं प्रोटीन।
प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से बना है। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट, अर्थात जीवों के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण यौगिक प्रोटीन कहलाता है। मतलब जीवों का सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है तो वो है प्रोटीन। आज हमारी स्किन है ना, हमारे एंजाइम्स बॉडी में, हेयर्स, ये सब किससे बने हैं? प्रोटीन से। नेल्स, तो जीवों का प्राथमिक महत्वपूर्ण यौगिक है और इसलिए इसको बोला गया है प्रोटीन। यह जीवों के शारीरिक विकास एवं वृद्धि में सहायक होता है। रासायनिक रूप से प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं जो एमिनो अम्लों के परस्पर संयोजन से बने होते हैं। मतलब प्रोटीन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है और इस तरह से ये एक एमिनो एसिड का बहुलक होता है। समझ गए ना? इंसुलिन, मायोसिन, फाइब्रोन, कैरेटिन, कोलेजन, ये सब क्या है बच्चों? प्रोटीन है। इंसुलिन जो कि हमारी है ना ग्लूकोज के डाइजेशन में यूज होता है, जिससे अगर कमी हो जाए तो डायबिटीज हो जाती है। मायोसिन पेशियों में मिलता है, फाइब्रोन फाइबर्स में मिलता है, कैरेटिन खून में मिलता है, ठीक है। कोलेजन हमारे इस तरह से जोड़ की जो मसल्स हैं उनमें मिलता है। तो इस तरह से ये सब प्रोटीन है। प्रोटीन के प्रकार के आधार पर आ जाए तो अणु के आकार के आधार पर कि अणु कैसा है, अणु की संरचना के आधार पर, ठीक है, आकार नहीं बल्कि हम यहाँ पर क्या लें, संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के बेस पर। तो एक होते हैं रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। धागे के समान संरचना वाले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड स्थित होती है। जैसे हमारी मसल्स होती है ना, फाइबर्स दिखते हैं, तो ये जल में एब्ले होते हैं। जैसे कोलेजन टेंडन्स में पाए जाते हैं, मायोसिन मांसपेशियों में होते हैं, फाइब्रोन सिल्क में होते हैं, कैरेटिन स्किन, हेयर, नेल्स, फूल, हॉर्न, फेदर इनमें मिलते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? रेशेदार प्रोटीन। ये लंबे लंबे धागे के समान एक के ऊपर एक गड्ढी की तरह जुड़े होते हैं और जल में क्या है? एब्ले। गोलाकार प्रोटीन, प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर गोलाकार अणु बनाती हैं और ये जल में विलय। ज्यादातर जितने भी एंजाइम हैं वो गोलाकार प्रोटीन से बने हैं। इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एल्बुमिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, अगर उनमें प्रोटीन है तो वो सब गोलाकार प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन से बने होते हैं। दूसरे हैं जल अपघटित उत्पाद के आधार पर। तो प्रोटीन का जल अपघटन किया जाता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस आधार पर भी प्रोटीन को बांटा गया है। एक होते हैं सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। इनके जल अपघटन में केवल एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। मतलब ये एक ऐसे प्रोटीन है जिनमें केवल और केवल एमिनो एसिड होंगे, जैसे ऑक्सीजेनिन, एल्बुमिन, कैरेटिन, ग्लूटानिन। तो ये सब क्या है? सरल प्रोटीन। इनका जल अपघटन होगा तो केवल और केवल एमिनो एसिड मिलेंगे। संयुग्मित प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनके जल अपघटन से एमिनो अम्ल भी निकलेंगे और कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी निकलते हैं, मतलब जो एमिनो एसिड नहीं होते, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये है एमिनो एसिड प्लस न्यूक्लिक एसिड से बना है। ग्लाइको प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स। लिपोप्रोटीन मतलब एमिनो एसिड प्लस लिपिड्स। क्रोमोप्रोटीन मतलब एमिनो एसिड प्लस क्रोमोफोर। तो इस तरह से ये है दो प्रकार का क्लासिफिकेशन एमिनो एसिड सॉरी प्रोटीन्स का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो देखो बच्चों, प्रोटीन की संपूर्ण संरचना, मतलब हम ये कहें कि प्रोटीन की समग्र ओवरऑल समग्र संरचना चार प्रकार चीजें से स्पष्ट की जाती है। मतलब एक संरचना से हम नहीं बता सकते प्रोटीन की। प्रोटीन में चार प्रकार की संरचना से ही एक कंप्लीट प्रोटीन डिफाइन किया जा सकता है। इसमें एक होती है प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना मतलब है पेप्टाइड में जो पॉलीपेप्टाइड है, मतलब हम ये कहें कि पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्लों का अनुक्रम को क्या बोला गया है? प्राथमिक संरचना। देखो बच्चों, प्रोटीन जो होता है एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड है। तो पॉलीपेप्टाइड में जो एमिनो अम्ल जुड़े हैं उनका क्रम क्या है, एक कौन किसके बाद जुड़ा है, इसी सीक्वेंस को, इसी अनुक्रम को बोला गया है प्राथमिक संरचना।
ये जो प्राथमिक संरचना है ये प्रोटीन की सक्रियता और उसकी जैविक गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोटीन सक्रिय है, रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी जैविक अभिक्रिया उत्पन्न करेगा, सक्रियता एवं, ठीक है, जैविक गुण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कोई प्रोटीन अपना क्या काम करेगा वो ये सीक्वेंस से ही निर्धारित है। इस संरचना में को फ्रेडरिक सेंगर ने दिया था और इस तरह से हम ये कहें कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसमें कौन सा अमीनो एसिड किस क्रम में जुड़ा है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को बोला गया है प्राथमिक संरचना। अगर ये अनुक्रम जरा सा बदल जाए कि जहां जो अमीनो एसिड होना चाहिए था जिस प्रोटीन में, अगर उसकी जगह कोई दूसरा अमीनो एसिड आ जाएगा तो पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। देखो कैसे, जैसे एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, वैलिन, हिस्टेडिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ठीक है, ग्लूटामिन, लाइसिन। अगर इसमें जहां पर आप देखो प्रोलिन के बाद ग्लूटामिन था वहां वैलिन आ गया तो इससे एक रोग होता है सिकल सेल एनीमिया और इतना भारी अंतर आ जाता है प्रोटीन के गुण में। तो प्रोटीन का गुण पूर्णतः निर्धारित करता है कौन बच्चों, प्राथमिक संरचना। बात क्लियर अच्छी तरह से। फिर हम आते हैं द्वितीयक सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखो प्रोटीन किससे बने हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड से। उनका क्रम क्या है, वो है प्राथमिक संरचना। अब क्या होता है कि जो प्रोटीन है वो पॉलीपेप्टाइड चेन से तो बने हैं, लेकिन अब ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, जो श्रृंखलाएं हैं, वो प्रोटीन में किस तरह से ओरिएंटेड है, अभिविन्यासित है। इसी अभिविन्यास को बोला गया है सेकेंडरी, द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बात क्लियर है कि प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स होती हैं उनका अभिविन्यास, उनका त्रिविमीय व्यवस्था जो है वो कैसी है, इसी को बोला गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इसमें पहला आता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं या एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बिल्कुल स्प्रिंग के जैसा कुंडलित होती है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, गोल 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 गोल, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्त कुंडलित होकर हेलिक्स स्क्रू टाइप का, जैसे स्क्रू दिखता है ना, बनाती है। और इस हेलिक्स का स्थायित्व तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पाया जाता है। अब स्प्रिंग में तो चूंकि मेटल है, हार्ड होता है, तो उनकी कॉइल्स जो बनी होती हैं, जो फोर्स बने होते हैं वो तो स्थिर होते हैं, लेकिन प्रोटीन की श्रृंखलाएं ये तो फ्लेक्सिबल है। तो अब आता है कि ये फोर्स स्टेबल कैसे हैं, ये कुंडल स्टेबल कैसे हैं। तो इन कुंडल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं जो एक अमीनो अम्ल के NH, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड का NH है, तथा चतुर्थ अमीनो अम्ल के CO, जो पेप्टाइड बॉन्ड में CO है, उनके मध्य निर्मित होता है। और प्रत्येक हेलिक्स में लगभग 13 सदस्य होते हैं। तो इस तरह से जैसे हम ये कहें कि ये धागा इस तरह से लिपटा हुआ है, तो ये हेलिक्स का CO अपने नीचे के हेलिक्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है, सामने का CO अपने नीचे के हेलिक्स से हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहा है। और इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये हेलिक्स क्या बने रहते हैं बच्चों, स्टेबल बने रहते हैं, वरना ये खुल जाएंगे और संरचना बिगड़ जाएगी। तो प्राथमिक संरचना जो मिलती है वो मायोसिन, कैरेटिन, वूल्स, नेल्स, इनमें दिखती है। फिर होती है बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर स्थिर होकर लहरदार संरचना बनाते हैं और पर्दे की परतों की तरह लहरदार संरचना बनाते हैं। मतलब एक के ऊपर एक गद्दी की तरह एक पॉलीपेप्टाइड साइड बाय साइड पॉलीपेप्टाइड चेन स्थिर होती है। इनमें भी क्या मिलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक ये देख रहे हैं आप, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का NH दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन की CO के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर और एक उसी के नीचे इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन गद्दी की तरह स्थित होती है। इन 8 समूहों के बीच में एक प्रकार का रिपल्सन होता है जिसके कारण ही ये लहरदार दिखाई देते हैं। मतलब हम ये कहें ऐसे दिखते हैं, समझ गए ना, ड्रावरी मतलब पर्दे की लहरें जो होती है ना उस तरह से। तो इस तरह से ये है द्वितीयक संरचना। यह संरचना किसमें मिलती है बच्चों, सिल्क में, वूल में, हेयर में पाई जाती है, समझ गए ना, इसलिए वो देखा होगा लहरदार से होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड में 40% डबल बॉन्ड का लक्षण होता है और यह अनुनाद के कारण पाया जाता है। और पार्श्व श्रृंखलाएं ट्रांस विन्यास रखती हैं
और एनसी बॉन्ड की लंबाई नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से कम हो जाती है। अब देखो बच्चों, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है तो ये है सीओ ग्रुप, है ना, और ये क्या है एनएच, तो ये लॉन पेयर इधर आ गया और ये इधर चला गया। ऐसे में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन और जो सीओ है, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड का सीओ और एनएच में जहां सिंगल बॉन्ड का करेक्टर होना था वहां द्विक, ठीक है, बंध आ गया, तो यहां डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है। वो कह रहा है 40%, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फिक्स बना रहे, मतलब जितना डबल बॉन्ड आना था उसका 40% करेक्टर आ गया, मतलब सिंगल बॉन्ड से ज्यादा, और जिसके कारण सी एन बंध लंबाई छोटी हो जाती है। अगर ये रेजोनेंस नहीं होता तो ये सी ओ बॉन्ड लेंथ है बड़ी होती, लेकिन रेजोनेंस के कारण छोटी हो जाती है। और इस तरह से दोनों जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं एक दूसरे से बिल्कुल ट्रांस में आ जाती हैं, इसलिए कहलाता है ट्रांस कॉन्फिगरेशन। इस तरह से तो ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है पेप्टाइड बॉन्ड में, इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, और जो आर ग्रुप है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो ये इनके कुंडली सॉरी पेप्टाइड बॉन्ड के नेचर के बारे में थोड़ा सा था मैटर, मैंने अलग से समझा दिया। फिर है टर्शरी। अब क्या होता है, देखो पहली जो द्वितीयक संरचना है उसी में फोल्डिंग था कि क्वाइल की तरह, तो एक स्प्रिंग जैसे रखा है। अब एक स्प्रिंग को आप सीधा सीधा ले लो और एक स्प्रिंग को घुमा के उनके दोनों टर्मिनल जोड़ दें, तो इस तरह से जब द्वितीयक संरचनाओं में भी बलन हो जाए, फोल्डिंग हो जाए, तो फिर बनता है टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब द्वितीयक संरचना का समग्र बलन को व्यक्त करता है। मतलब है फोल्डिंग में फोल्डिंग हो जाना, जैसे स्प्रिंग सीधे सीधे रखें, आप उन स्प्रिंग को घुमा के और टर्मिनल जोड़ दो, या एक स्प्रिंग में दूसरा स्प्रिंग और मिला दो, तो इस तरह से इसको बोलते हैं समग्र बलन को तृतीयक संरचना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर वाल्स आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण, डाइसल्फाइड बॉन्ड आदि पाए जाते हैं। और चतुष्क संरचना, जब बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का समग्र बलन हो जाए तो वो अत्यधिक जटिल संरचना बनती है और एक गोलाकार हो जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन मिलती है। देखो इस तरह समझ सकते हैं, सीधी सीधी चेन में अमीनो एसिड का अनुक्रम दिख रहा है प्राइमरी, जब पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से क्वाइल्ड हो जाती है स्प्रिंग जैसा तो वो सेकेंडरी, जब क्वाइल की क्वाइल बन जाए फिर से, समझ गए ना, जैसे एक रस्सी में धागा जो है वो हो गया प्राइमरी, धागे का जो है बहुत सारे धागे मिल गए तो बन गए सेकेंडरी। अब धागे में जैसे बालों की चोटी बना दें तो हो गए टर्शरी, और चोटी के साथ आप उसमें फीता लगा दें, बहुत सारी चीजें और जड़ दें, ठीक है, तो फिर बन गई क्वाटरनरी। तो इस तरह से प्रोटीन में प्राइमरी, फिर ये सेकेंडरी, समग्र बलन, फोल्डिंग में फोल्डिंग तो टर्शरी, और जब बहुत सारी फोल्डिंग इकट्ठी हो गई एक गुच्छा सा बन गया तो बन गया क्वाटरनरी। समझ गए ना। तो इस तरह से देखो ऐसे समझ सकते हो, एक सिंगल बाल तो प्राइमरी, बाल में अगर मान लो एक प्रकार से कर्ली हेयर हो गए तो सेकेंडरी, और जब कर्ली हेयर इकट्ठे रहे तो टर्शरी, और जैसे आप उन कर्ली हेयर की चोटी बना दें और जब चोटी के अंदर बहुत सारे और बिखराव आ जाए, बिखर जाए बाल, तो वो हो गई क्वाटरनरी। इस तरह से तो प्रोटीन का अकेला एक स्ट्रक्चर नहीं बताया जा सकता, इस तरह से चार अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताए गए। फिर एक होता है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो क्या होता है बच्चों कि प्रोटीन में किसी भी प्रकार का भौतिक या रासायनिक परिवर्तन करने से प्रोटॉन में कुंडल खुल जाते हैं, जो उसमें फोल्ड्स बने हैं, बलन बने हैं, और प्रोटीन स्कंदित हो जाता है। इसे बोलते हैं प्रोटीन स्कंदन। ये एक अनुत्क्रमणी क्रिया है, एक बार प्रोटीन स्कंदित हो गया तो अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। इसमें प्रोटीन की जैविक सक्रियता समाप्त हो जाती है, किंतु पोषक गुण नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं अमीनो एसिड तो वही के वही बने हुए। तो प्रोटीन की द्वितीयक तृतीयक संरचना विकृत हो जाती है, किंतु प्राथमिक संरचना नहीं बदलती, इसीलिए प्रोटीन का जैविक महत्व खराब नहीं होता। जैसे अंडे के एल्बुमिन का स्कंदन, अंडे को उबाल दो आप तो व्हाइट हो गया, तो वो एक स्कंदित प्रोटीन, दूध का दही में परिवर्तन, तो ये एक अनुत्क्रमणीय क्रम होता है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से अब हम आते हैं कि अगर आपको बहुत सारे एमिनो एसिड्स दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं कितने पेप्टाइड बन सकते हैं, तो पेप्टाइड की संख्या निकालने का ये फॉर्मूला है n इंटू एक्स, जहां n है पेप्टाइड बंध की संख्या और x है एमिनो अम्ल की संख्या। देखो जैसे एलिलिन, ग्लाइसिन और फिनाइल से बने कुल पेप्टाइड क्या होंगे, तो देखो यहाँ 3 एमिनो एसिड है, ये क्या है एमिनो एसिड, 3 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कितने बन सकते हैं बच्चों 2, तो हो गया 3 इंटू 2, तो कुल मिला के 6
डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड ऐसे पॉसिबल है। एलेनिन को फिक्स रख के फिनाइल ग्लाइसिन, फिर ग्लाइसिन और फिनाइल, एक तो ये अरेंजमेंट हुआ, फिर ग्लाइसिन फिनाइल एलेनिन, फिर ग्लाइसिन को स्थिर रखा है, एलेनिन फिनाइल, ऐसे फिनाइल को फिक्स रख के इस तरह से, तो कुल मिला के 6 ट्राइपेप्टाइड पॉसिबल हो गए। फिर आता है प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए एक टेस्ट लगता है निनहाइड्रिन टेस्ट, एक होता है बायोरेट टेस्ट, एक होता है मेलॉन्स टेस्ट और एक जैंथोप्रोटिक टेस्ट। बस इनके नाम याद रखें। थायरॉक्सिन हार्मोन इज द अमाइन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, ग्लाइकोजन। तो जो थायरॉक्सिन है उसमें एमिनो एसिड मिलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, ग्लाइकोगोन सॉरी। थायोल फंक्शनल ग्रुप पॉली पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। थायोल ग्रुप जो होते हैं एसएस, वो द्वितीयक संरचना में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं। ऑल एंजाइम्स मेड बाय प्रोटीन, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो डी और एल नोमेनक्लेचर ऑफ एमिनो एसिड इनमें भी यूज हो जाता है। तो देखो यहां पर आपको जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड में बताया था ना कि उसमें OH और H को देखते हैं, यहां पर हम NH2 और H को देखेंगे। ऊपर की तरफ COOH, नीचे फॉस्फेट श्रृंखला। अगर NH2 इसमें लेफ्ट में दिखता है तो L कॉन्फ़िगरेशन और राइट में दिखता है इस तरह से तो ये कहलाता है D कॉन्फ़िगरेशन। COOH और R को नहीं बदलना, केवल H और NH2 के ही ग्रुप दिखने। R पार्श्व श्रृंखला है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब जैसे ये एमिनो एसिड लिखा है, ये D है या L, तो देखो हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा, पार्श्व श्रृंखला नीचे लानी है, COOH ऊपर लाना है। अब ध्यान रखें कि इसके लिए इंटरचेंज कराए जा सकते हैं। जैसे यहां पर कितने इंटरचेंज है, 2 इंटरचेंज, ठीक है। तो 2 इंटरचेंज कराएंगे, इंटरचेंज इवन नंबर में करें या एक को स्थिर रखकर 3 को घुमा दें एक ही दिशा में, तो ध्यान रखें विन्यास नहीं बदलता। तो मैंने यहां पर H और NH2 को, तो H की जगह NH2 आ गया, NH2 की जगह H आ गया। ऐसे COOH के बीच में तो CH3 की जगह COOH और COOH की जगह CH3 आ गया। अब एक और रोटेशन करा दें, COOH को स्थिर रखकर एक ही क्लॉकवाइज कराएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां क्लॉकवाइज करा दिया, तो आप देख रहे हैं जहां CH3 था वहां NH2 आ गया, जहां H था वहां CH3 आ गया और जहां NH2 था H। अब ये विन्यास मिला लो आप ऊपर, तो ये किससे मिल रहा है, D से, तो ये हो जाएगा D एमिनो एसिड। ऐसे मान लो ये लिखा है, तो हम जानते हैं हम यहां से लिखेंगे, तो जो चीज हमारे राइट में है और जो लेफ्ट में है उसे क्षैतिज रेखा में वैसा ही दर्शा दें। NH2 को ऊपर, COOH को मैंने नीचे दर्शा दिया क्योंकि ये तल में है। अभी यह विन्यास नहीं हुआ। अब हमें क्या कराना है कि समूहों का इस तरह से घूर्णन कराना है। कैसे कराना है, देखो कहाँ किसको घूर्णन कराया है इसमें आपको, तो CH3NH2 और मैंने यहां पर COOH को स्थिर रखकर ये घूर्णन करा दिया है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, किसी एक डायरेक्शन में घुमाना है कागज के तल में। तो जब आपने घुमा दिया तो NH2 यहां, COOH ऊपर, CH3, तो ये क्या हो गया, D एमिनो एसिड। तो इस तरह से हम किसी भी एमिनो एसिड का D या L कॉन्फ़िगरेशन है ये बता सकते हैं। अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये था हमारा एमिनो एसिड और प्रोटीन के बारे में। एक चीज और बता दूं यहां पर, फिर हम केवल न्यूक्लिक एसिड और अलग से ले लेंगे, DNA और RNA के बारे में। तो चलो खैर आज इतना ही रहने देते हैं बच्चों, बाकी हम अगले टर्म में, इस वीडियो में हम प्रोटीन के बाद जो है हम विटामिन और न्यूक्लिक एसिड्स इनको कंप्लीट डिस्कस कर देंगे, ठीक है।